और सिर्फ जनवरी 2024 से हम जोड़ें तो बहुत बार ऐसा लगा और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि मार्केट पीक आउट होने वाला है, यानी तेज़ी अब खत्म हो जाएगी। बट कोई ना कोई एक पड़ाव या कोई ना कोई एक लॉजिक रीज़न लगाते थे। इलेक्शन का रीज़न था, फिर उससे पहले एक इंटरिम बजट का रीज़न था, फिर बहुत सारे कारण, यूएस में कुछ हो रहा है, लेकिन मार्केट गिरा नहीं। इलेक्शन के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया फेवरेबल नहीं थे, उसके बावजूद एक ही दिन के अंदर सारी रिकवरी और न्यू हाइस पे मार्केट खड़ा है। और सिर्फ न्यू हाइस पे नहीं, बहुत दमदार तेज़ी के साथ खड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम नीरज है और वीकेंड मार्केट अड्डा में आज हम इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मार्केट की एक बुल रैली चल रही है, इसके पीछे के कारण क्या है, बाजार को किस चीज़ से कोई चिंता नहीं है और किस चीज़ से चिंता होनी चाहिए। वैल्यूएशन को हाँ अगर आप देखेंगे तो अभी भी निफ्टी 23 के मल्टीपल पर है, जो कि नॉर्मल है, ठीक है। इस तरह के बाजार में कोई बहुत ओवर हीटेड नहीं कह सकते आप। पहले मिड कैप की बहुत बड़ी रैली हमने पिछले 1 डेढ़ 2 सालों में देखी है, लेकिन अब ये काम दिग्गजों ने अपने ज़िम्मे ले लिया है और जो लार्जेस्ट स्टॉक हैं उन्होंने इस नई रैली को हमारे सामने रखा है। तो एक विषय ये डिस्कस होगा आज। दूसरा, दो बहुत खास सेक्टर पे हम डिस्कस करेंगे। एक, टेलीकॉम में 2 साल बाद लगभग टैरिफ हाइक हुए और कहें तो टेलीकॉम सेक्टर के अच्छे दिन आ गए हैं। बहुत सारी कंपनीज नहीं है इसमें, केवल 3-4 कंपनीज हैं, लेकिन उन सारी कंपनियों के लिए अच्छी खबर है। कंज्यूमर के लिए हो सकता है थोड़ा बिल बढ़े। तीसरा एक सेक्टर है सीमेंट, जिसमें कंसोलिडेशन का दौर, या थोड़ा और दूसरे शब्दों में कहें तो वर्चस्व और मार्केट शेयर गेन करने की एक जंग छिड़ चुकी है। इन सब पे विस्तार से बातचीत होगी और आपको क्या करना है मार्केट में और इन सेक्टर्स में, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। मेहमानों से आपका मैं परिचय करा दूं। मेरे साथ मार्केट के 3 जाने माने दिग्गज एक्सपर्ट हैं। सुदीप बंदोपाध्याय जी हैं, कोई परिचय की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्त मार्केट की पकड़ है, स्टॉक पिकिंग है और मार्केट को एनालाइज करेंगे हमारे लिए। साथ ही प्रकाश दीवान जी हैं, जो बहुत मुश्किल से पकड़ में आते हैं। कई बार रिक्वेस्ट भेजो तब पकड़ में आते हैं और अक्सर लंदन में पाए जाते हैं, फिर शिमला में पाए जाते हैं, लेकिन आज हमने इनको पकड़ ही लिया। और मेरे मित्र पंकज जैन जी दिल्ली में रहते हैं और हमेशा अवेलेबल रहते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त मार्केट की नब्ज़ इनके पास भी है। इनकी कई बातें जो है ना बहुत ही सटीक बैठती हैं। तो आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है इस वीकेंड अड्डा में। तो एक एक करके इन विषयों को समझते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझना चाहते हैं कि ये जो मार्केट में तूफानी रैली, धुआंधार रैली चल रही है, कारण क्या है इसका। सुदीप सर, आपसे शुरुआत करते हैं, क्या है वजह इतनी बड़ी रैली की। नीरज जी, दो तीन चीज इसमें खास है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि जो सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वो इंडिया के फेवर में है। इकोनॉमी में जबरदस्त ग्रोथ है। मॉनसून का एक्सपेक्टेशन ठीक ठाक है। कॉरपोरेट नतीजे अच्छे आ रहे हैं और अच्छे रहने की उम्मीद है। थोड़ा बहुत स्ट्रेस रूरल इकोनॉमी में देखने को मिल रहा था, उसको दूर करने के लिए सरकार की तरफ से प्रयास किया जा रहा है और मॉनसून ठीक होने के बाद उम्मीद ये है कि वो भी ठीक हो जाएगा। तो ओवरऑल इकोनॉमी ठीक है। और खास बात यहाँ पे ये है कि ऑयल प्राइसेस, जो कि एक समय लग रहा था कि बियॉन्ड कंट्रोल हो जाएगा बिकॉज ऑफ वॉर इन मिडिल ईस्ट, वो हुआ नहीं। एक रेंज में वो घूम रहा है, तो जो कि इंडिया के हित में है। तो ये सारे फैक्टर्स इंडिया के मार्केट के लिए पॉजिटिव है। और इसमें और एक जो इंग्रेडिएंट है, जबरदस्त फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स हो रहा है। पहले क्या है, जो जो सेविंग्स था इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन इन्वेस्टर्स का, वो बैंक में रहता था, डिपॉजिट के जरिए पड़ा रहता था। आज वो क्या हो रहा है, वो जबरदस्त शेयर मार्केट में आ रहा है, या डायरेक्टली या तो म्यूचुअल फंड या और किसी मीडियम के जरिए। तो ये जो जबरदस्त डोमेस्टिक लिक्विडिटी कैपिटल मार्केट में आ रहा है, इसका एक बहुत बड़ा रोल है इंडियन मार्केट को ऊपर ले जाने में। जैसे हम लोग प्रोग्राम शुरू होने से पहले बातचीत कर रहे थे, जनवरी से अगर आप देखें अब तक एफआईआई, फॉरेन इन्वेस्टर्स का मार्केट में निवेश जीरो के बराबर है। नेट, कभी उन्होंने पैसा निकाला, कभी थोड़ा बहुत डाला, पर अब तक जून एंड तक उनका निवेश जीरो है, इंक्रीमेंटल निवेश। और जो सारा रैली हुआ है, जो सारा पैसा इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट हुआ है, वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के तरफ से ही आया है। तो एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ इंडियन मार्केट का बन गया है। तीसरी और आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि आने वाले दिनों में फॉरेन इन्वेस्टर्स जरूर पैसा लाएंगे, मार्केट और भी ऊपर जाएगा। पर एक इंग्रेडिएंट और एक कंपोनेंट भी मिसिंग है,
और इंडियन मार्केट के हेल्थ के लिए वो बहुत जरूरी है। इंडियन मार्केट का डेप्थ बढ़ना चाहिए और डेप्थ तभी बढ़ेगा जब क्वालिटी पेपर्स मार्केट में आएंगे। तो बहुत सारे क्वालिटी पेपर, क्वालिटी कंपनीज का आईपीओ होना जरूरी है, या तो फर्दर लिक्विडिटी, प्रमोटर शेयर बेचे, या सरकार जी जो कंपनीज है सरकार शेयर बेचे। मतलब ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में अवेलेबिलिटी ऑफ शेयर्स बढ़ना चाहिए। अदरवाइज वही कुछ गिने चुने शेयर्स इन्वेस्टर्स लेने के लिए कोशिश करेंगे और उनका वैल्यूएशन एक अनरियलिस्टिक लेवल पे जा सकता है। तो ये प्रिवेंट करने के लिए हमारे एक एफर्ट होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे कंपनीज मार्केट में आए ताकि मार्केट का डेप्थ बढ़े। तो मैं एक ये तीसरा पॉइंट आपने रखा सर, उसको एक बार फिर से और अच्छे से समझना चाहता हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारे बहुत पैसा है साइडलाइन में है या आना चाहता है या आ रहा है, लेकिन क्वालिटी स्टॉक्स की थोड़ी कमी है और जो है तो वो बहुत महंगे हो चुके हैं। तो ये भी एक वजह हो सकती है कि उन्हीं स्टॉक्स में, मतलब नाम नहीं लेना चाहता मैं, लेकिन अब जैसे डिक्सन स्टॉक है भागता ही जा रहा है, 12,000 12,500 तक पहुंच गया, पॉली कैप भी भागता जा रहा है। तो चूंकि आपकी बात ये सही कि बहुत पैसा है लेकिन और क्वालिटी चाहिए, तो कैसे आएगा? या तो एग्जिस्टिंग स्टॉक में और लिक्विडेशन बढ़ाएं वो लोग। नीरज जी बिल्कुल सही, आपने पकड़ा जो पॉइंट मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए पिछले 3-4 महीने से जो एफआईआई से बात होता है, बाहर विदेशी निवेशकों से बात होता है, वो वैल्यूएशन कंपैरिजन कर रहे हैं और रिलेटिवली इंडिया वैल्यूएशन एलिवेटेड समझ रहे हैं। और इसका कारण भी है, इसका कारण यही है कि जैसे आपने एक कंपनी का जिक्र किया, ऐसे बहुत सारे कंपनीज, अच्छे कंपनीज हैं, अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले 5-10 साल अच्छा काम करेंगे, पर वैल्यूएशन एक लेवल पे पहुंच गया है जहां पे थोड़ा अनसस्टेनेबल लग रहा है वैल्यूएशन के लिहाज से। तो होना क्या चाहिए कि ऐसे और 10 कंपनीज आने चाहिए। अभी जैसे ओला का बात हो रहा है, स्विगी का बात हो रहा है, ऐसे 50 और कंपनीज मार्केट में, अच्छे कंपनीज को मार्केट में आना जरूरी है ताकि मार्केट में डेप्थ बढ़े। दूसरा क्या है, बहुत सारे पीएसयूज में सरकार का हिस्सा अभी भी बहुत ज्यादा है। वहां पे बहुत अच्छे तरीके से अपॉर्चुनिटी लेके डाइवेस्टमेंट हो सकता है। जैसे प्राइवेट जो प्रोमोटर्स हैं, वो अब देखिए हर रोज ब्लॉक डील्स हो रहे थे। अब तो 1 जुलाई से नहीं होगा क्योंकि वो ये पीरियड आ गया, साइलेंट पीरियड आ गया, पर अब तक हो रहे थे। इसका मतलब ये वैल्यूएशन का फायदा लेके प्रोमोटर्स थोड़ा अपना शेयर होल्डिंग कम कर रहे थे, प्रॉफिट बुक कर रहे थे। सरकार को भी ये करना चाहिए और वो मार्केट के हित में होगा क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। तीसरी बात ये है कि जो प्रोमोटर्स जो बेच रहे हैं, ये भी एक पॉजिटिव स्टेप है क्योंकि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ रहा है। तो ये सारे एक साथ चलना चाहिए। दो चीज जरूर होना चाहिए, अच्छे इश्यूज आने चाहिए और सरकार की तरफ से डिसइन्वेस्टमेंट होना चाहिए। डाइवेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स और सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ती दिखे। अ, प्रकाश सर, ये जो इतनी बड़ी तेज़ी हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोगों ने ग्राफिक चला भी रहे हैं कि जून के महीने में रिलायंस जैसा स्टॉक 10% ऊपर है। एचडीएफसी जो जो बड़ा बेचारा आलोचना का शिकार हो रहा था, उसमें 10% का रिटर्न बना है। बड़े बड़े बैंकिंग स्टॉक्स, टीसीएस देखिए, इन्फोसिस देखिए, इन सब ने एक लीड लिया और केवल जून के महीने में एक बहुत बड़ी रैली खड़ी कर दी और तमाम उन चिंताओं आशंकाओं को दूर करते हुए जो इलेक्शन रिलेटेड भी लोग जोड़ के देख रहे थे, वो सब दरकिनार हुई और न्यू हाई पे खड़े हुए हैं। आपको ये रैली कितनी दमदार लगती है या आपके मन में कोई शंका है? नीरज भाई देखिए, दो चीज समझनी जरूरी होंगी इस रैली को डाइजेस्ट करने के लिए, इस रैली को प्रोसेस करने के लिए, कि हुआ क्या है, मतलब क्या कौन से परिबल हैं जिन्होंने, जिसकी वजह से ये आपने नंबर्स आते हुए देखे इंडेक्स पे, सेंसेक्स पे। अब पहली चीज ये है कि पिछले 2 साल में, 2-2.5 साल में आप देखिए मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत जबरदस्त रैली आई थी। यहाँ तक कि रेगुलेटर्स ने भी एक एक अंकुश लगाने की कोशिश की कि भाई ये ज्यादा कुछ हो रहा है, वैल्यूएशन स्ट्रेच हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी लिक्विडिटी उनको चेस करे। अब उसके बाद वो सॉर्ट आउट होने के बाद लार्ज कैप्स की तरफ लोगों का ध्यान गया और ये हुआ है मार्च से पहले, समझिए फरवरी मार्च के दौर में हुआ है। और सब फंड मैनेजर्स ने ये बोलना शुरू किया कि लार्ज कैप्स में वैल्यू ज्यादा है, लार्ज कैप्स में देयर इज डेप्थ। और जो एफआई पैसा अब आया, पहले तो रिटेल का पैसा था, एचएनआई का पैसा था, हमारे लोकल पीएमएस का पैसा था, म्यूचुअल फंड्स का पैसा आज भी है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन तब
एफआई का पार्टिसिपेशन नहीं था, और जैसे ही एफआई का पार्टिसिपेशन शुरू हुआ तो आपको एक लार्ज कैप की तरफ झुकाव शुरू हो गया, क्योंकि लार्ज कैप का बाइंग जो है वो फिर भी उनके लिए मायने रखता है रील में, क्योंकि वैल्यूएशन तौर पे हम लोग काफी महंगे हैं एज कम्पेयर टू साउथ कोरिया देख लीजिए, आप चाइना देख लीजिए, जापान देख लीजिए, मतलब कई मार्केट्स को आप कंपेयर करें, जैसे आप देखिए Hyundai मोटर्स ने अपने पेरेंट का मार्केट में 6, 6.5, 7 का पी एंजॉय करते हैं, यहाँ पे वो बहुत बढ़िया पी उनको मिलने की उम्मीद हो रही है। सो वो हमारा मार्केट थोड़ा सा लिबरल है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस, और उस वजह से वैल्यूएशन हाई होने की वजह से एफआईएस की वापसी जो हुई है वो लार्ज कैप की तरफ हुई है। तो रैली इसलिए आपको, आप लोगों के पोर्टफोलियो पिछले 3 महीने में कहीं नहीं गए, मतलब इक्का दुक्का थोड़ा बहुत बढ़त आई हो तो ठीक है, बट ये जो निफ्टी के नए हाई रोज दर्ज हो रहे हैं, हम लोग रोज डिस्कस करते हैं मार्केट नए हाई पे है, नए हाई पे है, लेकिन पोर्टफोलियोज में नया हाई नहीं बना है, वो बन चुका है। तो मेरे ख्याल से ये रैली लार्ज कैप ओरिएंटेड है और निफ्टी के स्टॉक्स में ज्यादा है। और सुदीप ने जो कहा बहुत बढ़िया पॉइंट है कि जब तक मार्केट में पेपर नहीं सप्लाई बढ़ेगी, पेपर की नए पेपर की डेप्थ नहीं क्रिएट होगी, नए बिजनेसेस नहीं मिलेंगे आपको एज इन्वेस्टर्स, ये पुरानी चीजों में ही लोग घूम फिर के पैसा लगाते रहेंगे, और वो एक फिर उसके बबल क्रिएट हो जाएगा या एक स्ट्रेच क्रिएट। तो अभी बबल नहीं है, 22, 22.5 के पी मल्टीपल पे अगर हम फॉरवर्ड FY25 अर्निंग्स को ट्रेड कर रहे हैं तो बबल तो नहीं माना जाएगा, लेकिन वैल्यू भी नहीं मानी जाएगी। तो कहीं ना कहीं हम इन बिटवीन द टू हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ इस रैली को समझने के लिए ये देखिए कि रिलायंस ने अगर एक महीने में 9.5-10% हासिल किया है, तो कितने महीनों बाद ये आप ये परफॉर्मेंस देख रहे हैं। और इस टाइप के जो दिग्गज स्टॉक्स हैं, जो इन्फोसिस, रिलायंस, TCS, ITC, HDFC बैंक, इनकी वजह से आपको निफ्टी में ये हाई नया होते हुए दिखा है। लेकिन उसके नीचे की स्तर पे काफी चीजें अभी बाकी है जिसमें इस टाइप का मूव आना मुमकिन है, बट उसको समय लग सकता है, और अर्निंग्स विल हैव टू कैच अप। और वही एक्सट्रीम एंड पे हम स्मॉल कैप मिड कैप में देख रहे हैं जहाँ पे अर्निंग्स आई नहीं है, लेकिन हमने पी मल्टीपल एक्सपैंड कर दिया है, 2 साल की अर्निंग्स को डिस्काउंट कर दिया है। तो वी आर एक्चुअली एट टू पोल्स अपार्ट, दोनों दोनों एक्सट्रीम्स पे आज हम बैठे। जी। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है प्रकाश सर, जो हमारे छोटू स्टॉक वाले इंडेक्स है ना, मिड कैप स्मॉल कैप, वो उन विचारों की चर्चा कम हुई क्योंकि लार्ज कैप ने बहुत दौड़ाया, लेकिन दरअसल वो पीछे नहीं, वो तो इनको भी बीट करके चल रहे हैं। आप दिखाई दे रहा मिड कैप को और स्मॉल कैप के इंडेक्स के रिटर्न हो। ये बात एक ज़रूरी है यहाँ पे कि कंसंट्रेशन है, ऐसा नहीं कि सारे स्टॉक चल रहे हों। निफ्टी के भी देखेंगे तो वहाँ पे भी कुछ स्टॉक है जो बहुत चल रहे हैं, लेकिन आप देखिए मिड कैप 8%, स्मॉल कैप 10% चला इंडेक्स। तो वहाँ भी कैचअप रैली चल ही रही है साथ के साथ, लेकिन हाँ, लीड चूंकि इन लोगों ने किया, और ये दिग्गज जब लीड करते हैं तो पूरा मार्केट में छा जाते हैं एकदम, चारों तरफ सिर्फ उन्हीं की चर्चाएं होती हैं। तो वो एक दिन हमें देखने को मिला। मैं ये समझना चाह रहा सर कि प्रकाश सर, कि क्या इसको प्री बजट रैली का नाम दिया जा सकता है? प्री बजट रैली तो मुझे नहीं लगता अभी तक इतनी लोगों ने उस जैन से करी है, क्योंकि लोगों का डिस्कशन या झुकाव जो है नील भाई, वो अभी भी मोदी 3.0 सरकार पे है। ये जो नई सरकार का गठन हुआ, एक कंटिन्यूटी का ऐलान हुआ, पोर्टफोलियो जो कैबिनेट का हमने देखा, उसके अलावा जो पॉलिसीज आनी शुरू होंगी, जो उम्मीद है वो, ऑफ कोर्स बजट एक माइलस्टोन है, इसकी वजह से काफी हद तक पॉलिसीज में क्लैरिटी पूरी तरह से नहीं आई है, लेकिन जो भी अनाउंसमेंट्स आए हैं उससे साफ जाहिर था कि सरकार प्रो ग्रोथ, प्रो डेवलपमेंट पॉलिसीज लाएगी। कोई तब्दीली उसमें है नहीं जो आपने पिछले 10 साल में देखा है। सो उस वजह से ये पैसा आ रहा है। जो लोग साइडलाइंस पे थे कि एक इलेक्शन आउटकम हो जाने दो, कंटिन्यूटी है कि नहीं देख लेते हैं, कौन सी सरकार बनेगी, किस प्रकार की बनेगी, वो सब हो चुका है। बजट, प्री बजट रैली तो अभी थोड़ी सी, मुझे लगता है अगले हफ्ते से आप उसकी चर्चा करना शुरू करेंगे, जब स्पेसिफिकली सेक्टर्स, चुन चुन के सेक्टर्स या कंपनीज लेना शुरू करेंगे लोग, कि ये बजट में ये उम्मीद है कि फला फला सेक्टर में कुछ डेवलपमेंट अच्छा हो सकता है, पॉलिसी चेंज आ सकती है, और उस सेक्टर की तरफ जब अगर झुकाव बढ़ता है लोगों का, तब जाके वो बजट रैली बनती है। अभी मुझे नहीं लगता प्री बजट रैली आई है। प्री बजट रैली शायद एक आध हफ्ते बाद शुरू हो। शायद एक, अरे तो अभी तो चल ही रही सर, एक हफ्ते बाद और मतलब पता नहीं कहाँ तक जाएगा इंडेक्स। पंकज जी के पास चलते हैं, दिल्ली वाले पंकज जी, डर लग रहा है, कन्विंसिंग है रैली, नमस्कार नीरज जी। या कुछ मन में है? क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि यार ये चलता ही जा रहा है, मार्केट चलता ही जा रहा है। देखो, आई थिंक मार्केट फुली प्राइस है कि अगर आप इसको शब्द देना चाहते हैं कि क्या
ये प्री बजट रैली है या प्री बजट रैली स्टार्ट हो गई है और यहाँ से भी हम और काफ़ी ऊंचाइयाँ बजट से पहले देख सकते हैं। आई डोंट नो बट आई वुड कॉल इट कि एक सस्टेन्ड कॉन्फिडेंस वाली, स्ट्रेंथ वाली मार्केट बनी रहेगी और इस मार्केट में एक चर्निंग सी होती रहेगी। अगर हम देखें पिछले 10 एक दिन में देखें कहाँ से प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग, कहाँ से सीमेंट उभर के आया फ्रॉम द लगार्ड्स, ये पता ही नहीं चला और अच्छी रैली देखने को मिली। एंड जैसा कि आप अभी हम समराइज भी कर रहे थे कि जो एक दिग्गज मिड कैप्स या स्मॉल कैप्स में एक फ्यूरिशियस रैली चल रही थी, उसमें हमारे को देखा एक लेजीनेस देखने को मिल रही है। सो मेरे को लगता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ बनी रहेगी। मार्केट में फ्लो ऑफ मनी काफ़ी ज़्यादा है, डोमेस्टिक फ्लो ऑफ मनी की आई वुड से एक मिनी टेस्टिंग भी हो चुकी है रेजिलियंस की, जो अपीवल देखा गया इलेक्शंस में या इलेक्शन के बाद या उससे पहले। सो आई थिंक एक छोटा मोटा डर से अब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स या रिटेल इन्वेस्टर नहीं घबरा रहा। और एफआईज की हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पिछले कुछ 2 हफ्तों में हमारे को देखने को मिला है कि इवन दे हैव स्टार्टेड शोइंग सम initial green shoots interest in our market. Whether that will sustain or not, it is to be seen कि वो sustainable basis पे रहेगा, वो देखने वाली बात है। सो मेरे को नहीं लगता कि एक रनअवे रैली एक प्री बजट में देखने को मिली, अक्रॉस द बोर्ड रैली देखने को मिलेगी। मेरे को नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि बजट में आने वाले दिनों में हमें 2-3 चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए। जबकि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे ऐसे संकेत दिए हैं कि इट बी अ वेरी फॉरवर्ड लुकिंग काइंड ऑफ बजट। वो कितना एक गेम चेंजर बजट होगा इकोनॉमिकली, ये देखने वाली बात है, क्योंकि गवर्नमेंट के हाथ उतने नहीं खुले हुए जितनी गवर्नमेंट को उम्मीद थी। क्योंकि जिस तरह का गवर्नमेंट को मैंडेट मिला, आई थिंक देयर आर सम सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इंक्लूडिंग फार्मिंग कम्युनिटी जो गवर्नमेंट को ध्यान रखनी है। फिस्कल डेफिसिट पे कितना गवर्नमेंट अपने आप को कंट्रोल कर पाती रहती है, दैट इज टू बी सीन। सो इन सब चीज़ों का समीकरण ये है कि मार्केट में स्ट्रेंथ बनी रहेगी। यू स्टिल गॉट टू बी इन द राइट सेक्टर एट द राइट मोमेंट। मार्केट में चर्निंग बनी रहेगी एंड ऐसा कोई कारण नहीं है कि मार्केट में एक मेजर प्रॉफिट बुकआउट करके हम साइड में बैठे। आई थिंक मार्केट में फुली कमिटेड रहना चाहिए। बट अगर आप सोच रहे हैं कि एनी टॉम डिक एंड रैली में पैसा लगाइए और आप अगले 15 दिन में एक फिरोशियस प्री बजट रैली देखने को मिलेगी एंड वी कुड easily churn out 8 to 10% kind of return, that may not happen. So you'll have to be cautious, you'll have to see which sectors are performing। और मेरे को लगता है कि एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म मार्केट में बनी रहेगी, बट रनअवे रैली मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। रनअवे रैली एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। सुदीप सर, मार्केट कितना बेखौफ है देखिए आप 3 चीज़ों से। कच्चा तेल $86 पर, अमेरिका में रेट कट की कोई गुंजाइश उम्मीद है ही नहीं, इस साल लग रहा है बिल्कुल नहीं होगा। और हमारा मॉनसून भी उतना स्ट्रांग नहीं, एज ऑन डेट 22% की डेफिसिट। मार्केट को कोई खौफ नहीं इन सब चीज़ों का, और जितना तेज़ गिरता है कोई स्टॉक उससे दुगनी तेज उसमें रिवर्सल आता है। इलेक्शन रिजल्ट के दिन REC PFC 25% गिरे थे, विद इन नो टाइम वहीं पे आ गए वापस से। ये है मार्केट में कॉन्फिडेंस या ऐसी चीज़ जो देख रहे हैं मार्केट में। तो ये जो 2-3 पॉइंट्स जो हमने बताया जो एकदम सामने खड़े हैं, इसमें भी डर नहीं मार्केट किया क्या। इसको मैं दूसरे शब्दों में कहीं तो एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल रैली इंडिया में चल रही है जिसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं अभी। और अमेरिका में भी देखिए आप, वहाँ पे भी किसी को चिंता नहीं, रेट कट हो या ना हो, वहाँ भी 5500 पे खड़ा हुआ है S&P 500। नहीं नीरज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो 2 मार्केट में ग्लोबली 2 मार्केट में ग्रोथ है, इंडिया और यूएस। मतलब आप किसी भी तरह से देखें ये दोनों जगह पे बहुत अच्छा ग्रोथ आ रहा है, और ये ग्रोथ को ही मार्केट चीयर कर रहा है, और दोनों जगह पे मार्केट पे बहुत जबरदस्त रैली चल रहा है। यूएस का ग्रोथ टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी ड्रिवन रैली प्रिडोमिनेटली कहा जा सकता है। और इंडिया में एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेड रैली। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में आप डिक्सन को भी पकड़ लीजिए, क्योंकि वो भी एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस है, जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में तेजी आ रही है PLI इंट्रोड्यूस करने के बाद। सर्विसेज में तो पहले से ही था, और इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त काम हो रहा है। उससे उसके चलते अपार्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, सारा सीमेंट से लेके सब चलने लग गया है। और ये देखिए ये आर्टिफिशियल नहीं है, ये अगला 5-10 साल चलेगा मिनिमम, और उसमें सरकार आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दैट रियलाइजेशन मार्केट इज हैविंग। अब प्रॉब्लम वही आ जाता है कि कुछ गिने चुने स्टॉक्स हैं, अच्छे स्टॉक्स हैं, और मार्केट में वहीं पे पैसा जा रहा है।
तो इसीलिए जैसे आपने दो स्टॉक्स के नाम लिए कि वो इलेक्शन के रिजल्ट्स के दिन गिर गया फिर वापस बढ़ गया, क्योंकि निवेशक कहाँ जाए कहाँ, वही स्टॉक में पावर फाइनेंस और पावर रिलेटेड कंपनीज में रैली क्यों है, क्योंकि पावर में जबरदस्त इतना इतना पावर सेक्टर में काम शायद पिछले 50 साल में 100 साल में नहीं हुआ। हर तरह से पावर सेक्टर में काम हो रहा है और ये फाइनेंसिंग कौन करेगा? बैंक्स, ट्रेडिशनल बैंक्स कैन नॉट मीट द रिक्वायरमेंट। तो पावर फाइनेंसिंग कंपनीज में रैली तो होना ही है। तो आई थिंक वो ही देखने को मिल रहा है। सारे जो जो स्टॉक्स जहां पे जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिल रहा है, उसका कुछ ना कुछ कारण इकोनॉमी से ही निकल रहा है। और रही बात मॉनसून की, अभी तक तो आईएमडी, स्काईमेट वगैरह का फोरकास्ट यही है कि जून में डेफिसिट है, जुलाई में वो पूरा हो जाएगा। और यूएस में रेट कट की बात है तो कल भी वो लेबर, कल परसों में जो लेबर के नंबर्स आए उसके बाद बात वापस चालू हो गया कि बहुत जल्द रेट कट होगा। तो ये सब तो चलते रहेंगे, पर इंडियन मार्केट का इनहेरेंट स्ट्रक्चरल जो स्ट्रेंथ है उसके बलबूते पे रैली चल। अच्छा प्रकाश सर, अब इसमें जोड़ देते हैं, हम टेलीकॉम वाला भी विषय ले आते हैं इसी सेगमेंट में भी। क्या ये एक लाइन का सवाल है मेरा कि टेलीकॉम सेक्टर के अच्छे दिन आ गए हैं क्या? बहुत दिनों, 2 साल बाद लगभग ये टैरिफ हाइक हुई है और अब 2 बड़े प्लेयर हैं, उसके बीच में एक तीसरा प्लेयर है जो आईसीयू से निकल के जनरल वार्ड में आया। तो क्या ये मानना चाहिए कि टेलीकॉम सेक्टर में एक स्ट्रक्चरल बदलाव हो रहा है अब और उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज और ये सेक्टर बढ़ेगा? ये भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि टेलीकॉम में देखिए ये तो पहले से ही होना था। ये एक थोड़ा अजीब सर्कमस्टांसेस था, जियो अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा था और बीच में इलेक्शन वगैरह का सीजन आ गया जहाँ पे इंक्रीजिंग टैरिफ इज नॉट लुक्ड अपॉन वेरी नाइसली। तो ये सब चीज के लिए रुक गया था, ये पहले से ही होना था। और अगर आप सुनील मित्तल जी का जो मल्टीपल स्टेटमेंट्स एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम ओवर लास्ट 1 साल से कह रहे हैं कि अनसस्टेनेबल टैरिफ्स इंडिया में चल रहा है और वो बढ़ना चाहिए, तो वही हुआ है। तो मैं ये कहूंगा, जरूर कहूंगा कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है। देखिए इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके ऊपर अभी 5G इंफ्रास्ट्रक्चर भी लग गया, उसका यूटिलाइजेशन क्या होगा, उससे रेवेन्यू कैसे आएगा, अभी तक किसी को मालूम नहीं है। पर बेसिक टैरिफ इंक्रीज होना 20% के रफली 20% जो हुआ है वो बहुत जरूरी था। और ये आरपू बढ़ाएगा, मार्जिन बढ़ाएगा और एबिटा बढ़ाएगा और ये एक्सपेक्टेड है। हाँ, वो आईसीयू से निकल के जनरल वार्ड में जो जो मार्केट पार्टिसिपेंट आया है उसके लिए भी ये बहुत बहुत जरूरी है। तो जी मेरे ख्याल से आप ठीक कह रहे हैं, एक टेलीकॉम के अच्छे दिन के शुरुआत हो रहे हैं। अच्छे दिन आ गए नहीं बोलूंगा, अच्छे दिन का शुरुआत हो रहा है। प्रकाश सर, आप बुलिश हैं क्या टेलीकॉम सेक्टर पे? और आपको ये सारी जो खबरें डेवलपमेंट हुआ है ये कैसा लग रहा है, आप इसको रीड कैसे कर रहे हैं? जी जी, नो बिल्कुल, जो जैसे संदीप ने कहा कि ये सेक्टर के लिए कैपिटल इतनी लगी हुई है, इतनी लागत लगी हुई है रीड भाई की इसके इससे लंबा हम चलाते हैं बिना टैरिफ हाइक के तो कंपनीज के लिए अनसस्टेनेबल हो जाता है। तो ये शुरुआत है। अब ये जो 2.5 साल बाद टैरिफ हाइक हुए हैं, उस अब आपका जो अगला टैरिफ हाइक है वो काफी जल्दी होगा और ये मेरे हिसाब से यहाँ से बहुत जल्दी ये 300 तक एवरेज जो आरपू है, ऑफ कोर्स भारती का हम लोग नंबर्स देखते रहते हैं जो 200 के आसपास है, 203 207 पे। अब वो 300 जब होगा, 400 होगा, 500 होगा, ये सब मुमकिन है क्योंकि जो कस्टमर के लिए यूजर एक्सपीरियंस है वो 5G से अभी तक चेंज हुआ नहीं है। क्योंकि इन सारी बड़ी कंपनीज ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेट किया उसको अपग्रेड करने के लिए बहुत लागत लगेगी और हमारे लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है क्योंकि इतनी सारी चीजें जो हमारे हमको जो वो मानी जाती है कि हिंदुस्तान की ये सारी इनोवेशन है, यूपीआई हो गया, आधार हो गया, ये सब जो है बैंकिंग हमारे यहाँ जिस टाइप का होने लगा है, ये सब बिना डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के तो मुमकिन ही नहीं हो सकता। तो ई कॉमर्स को, ओएनडीसी को बढ़ावा देने के लिए मुझे लगता है टेलीकॉम एक बहुत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर माना, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है और अब जाके उसको कहीं ना कहीं आप इन जो रिवॉर्ड करना शुरू करेंगे कंपनीज को। कंज्यूमर ऑफ कोर्स विल पे, लेकिन कहीं भी दुनिया में इतना सस्ता आपको डेटा का उपयोग मिलेगा नहीं जो हिंदुस्तान में है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को ये हनीमून जो था ये खत्म होने की भी वो थी गुंजाइश। इस सेक्टर में मुझे अब इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि देखिए भारतीय और ये सब तो 40-45% बढ़ ही चुके हैं पिछले 6-8 महीने में। एक वहां तो रीसेट हो चुका है
लेकिन अब जो ग्रोथ आएगी वो डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स में, डाउनस्ट्रीम कंपनीज में आएगी, जो इन कंपनीज को सपोर्ट करती है, चाहे वो टावर कंपनी हो, टावर के ईपीसी की कंपनीज हो, इक्विपमेंट कंपनीज हो, केबलिंग कंपनीज हो। सो ये सब चीजें जो अभी तक इग्नोर हो रही थी, उन पे अब फोकस ज्यादा आएगा। अब हम सिर्फ एक इंडस टावर की बात करते रहते हैं, पर कई अच्छी टावर कंपनीज हैं जो जिनको ना सिर्फ ऑर्डर अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन जिनके पास बहुत अच्छी क्षमता है, क्वालिटेटिव एक्सपीरियंस लोगों का बहुत अच्छा है वेंडर्स, एज अ वेंडर, वो सब कंपनीज का बोलबाला थोड़ा सा ज्यादा हो जाए। इसमें एक एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, वो डेविल्स एडवोकेट टाइप का है कि 300-350 या 400 का जो एम कर रहे हैं लोग आरपू का, क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है? मतलब 400 रुपए अ, का अगर आरपू बनता है हाँ तो एवरेज लेके हम चल रहे हैं, और हमारा जो पेनिट्रेशन है वो 125 करोड़ का मोबाइल वालों का है। जी जी जी, तो नहीं बहुत बहुत वैलिड सवाल है नीरज चार भाई, पाँच लेकिन हजार रुपये साल का टेलीकॉम बिल भरेंगे क्या लोग? मैं ये मेरा नहीं नहीं सवाल है। ये नहीं नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये कंपनी इसी वजह से अभी तक ये इसका टैरिफ हाइक का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था। हाँ। क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि अफोर्डेबिलिटी अगर नहीं है तो लोग डाउन ट्रेडिंग करेंगे कि भाई हम इसको यूज करना ही बंद कर देंगे, हम वापस अपने सिंपल वाले फोन पे चले जाएंगे, डेटा का यूज कम हो जाएगा। लेकिन एक चीज याद रखिए कि इससे जो कन्वीनियंस और जो एफिशिएंसी की आदत आपको जब पड़ जाएगी, हम्म। तो इट इज लाइक अ व्हीकल। अब पेट्रोल का भाव आपने देखा है इतने सदियों में बढ़ता ही आया है, हम्म। लेकिन एक बार आपको यातायात की आदत पड़ जाती है अपने पर्सनल वाहन को लेके, तो आप उसको बंद नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोलते कि अब मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाऊंगा, आप मेहनत करते हो कि आप इसको अफोर्ड कर सको। दूसरी चीज ये है कि टेलीकॉम में आपके पास कंज्यूमर्स के जो 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 बैंड्स हैं, कि एकदम लो एंड पे जो कंज्यूमर है और जो हाई एंड पे कंज्यूमर है, वहां पे आपको डिफरेंस अब ज्यादा दिखने लगेगा। तो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है, बट जैसे जैसे नए सब्सक्राइबर क्वालिटेटिव रेवेन्यू वाले बढ़ते जाएंगे, हायर रेवेन्यू वाले बढ़ते जाएंगे, ये आपका आरपी बढ़ेगा। बेस लेवल से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ऊपर के लेवल्स पे होगा। आज हम भी 500-600 रुपए के फोन बिल से एंजॉय कर रहे हैं इतने सालों से, डेटा तो सब जगह यूज करते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, इसकी रफ्तार बढ़ती जाएगी पोस्ट पेड की, फिर आपको ये एवरेज रेवेन्यू का नंबर जो है वो बैलेंस होते हुए दिखेगा। सो इट विल टेक टाइम, इट्स नॉट सो इजी। और नए सब्सक्राइबर्स जो आ रहे हैं ना, उनसे सबसे ज्यादा फायदा होता है जो 5G पहली बार यूज करना शुरू करेंगे नील पे, उनके लिए एक बहुत बड़ा अपग्रेड हो जाता है। तो वो जब करेंगे तब ये आप समझ लीजिए कि जो आदमी साइकिल से 4 पहिए की उस पे आ रहा है, या टू व्हीलर से 4 पहिए के वाहन पे आ रहा है, तो वो एक अपग्रेड अलग टाइप का दिखाएगा। वहां पे आपको इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखेगा, इसलिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हम्म। इन इन कंपनीज को इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा डायरेक्टली फायदा इतनी जल्दी नहीं होगा जो लोग सोच रहे हैं, लेकिन डाउनस्ट्रीम उसमें ज्यादा होगा। जो सर्विस प्रोवाइडर्स के साथ जो काम करते हैं, जो वेंडर इकोसिस्टम है, वहां पे आप खोजिए, वहां आपको बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी। रील देखने का ऐसा चस्का लगा ना सर, कि अभी चाहे जितना पैसा मांगो देंगे लोग, क्योंकि नहीं, मजाक में कह रहा हूँ लेकिन देखिए, डेट आपकी लाइफ ही चल रही मोबाइल से। हम लोग का ऑफिस का काम मोबाइल से चलता है। मोबाइल एक दिन Yeah. डाउन हो जाए लिंक अगर, तो जैसे लगता है जीवन पता नहीं कहाँ चला गया, हम कल कल जाके हम क्या करेंगे ऑफिस में। तो इतना ज़्यादा लाइफ का पार्ट हो चुका है ये डेटा कंजम्पशन, कि आप सरकारी प्रेस रिलीजें भी व्हाट्सएप पे भी आती हैं, है ना? तो बच नहीं सकते आप। मैंने ये सवाल इसलिए उठाया कि कैसे होगा, लेकिन होना तो पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की डिपेंडेंसी अब डेटा में हो गई है, उससे बच नहीं सकते। तो पैसे तो पे करने पड़ेंगे। दुनिया में सबसे सस्ता अभी है। पंकज जी, आप बुलिश हैं क्या? आपको अच्छा लगता है सेक्टर? देखो नीरज जी, सेक्टर में आई थिंक सेकेंड या थर्ड राउंड ऑफ रेवोल्यूशनरी चेंजेस आ रहे हैं। और जिस तरह की 2-3 महीने से अटकलें आ रही थी, ऐसा रुझान आ रहा था कि पोस्ट इलेक्शंस एक सीरियस टैरिफ हाइक आना चाहिए, आई थिंक वॉक द टॉक हो गया है। और जो 12 से 25% का ही जो टैरिफ में वृद्धि का ऐलान किया गया है, आई थिंक ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस काफ़ी अच्छा ये इट ऑगर्स वेल फॉर द सेक्टर। और उसके अलावा एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए, अगर टेलीकॉम सेक्टर में अच्छी स्ट्रेंथ आएगी या इनकी कंपनियों में स्ट्रेंथ आएगी, एक बैंकिंग सेक्टर को भी इससे काफ़ी बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। बहुत सीरियस बैंक्स की लोनिंग हैगी टेलीकॉम सेक्टर को, जो कि आज से 1-2 साल पहले ऐसे लग रहा था कि कहीं जो 1-2 कंपनी दिक्कत में आ गई थी कि उसमें कुछ डाउट्स तो नहीं क्रिएट हो रहे, तो उसमें भी एक हमारे को एक रिफ्लेक्टिव स्ट्रेंथ देखने को मिलेगी।
मेरा एक फ्रेंडली फ्रेंडली डिबेट एक विशेषज्ञ से हो रहा था कि जो 3 बड़ी कंपनियां हैं देश में, या 2 बड़ी कंपनियां हैं और एक जो रिलेटिवली छोटी टेलीकॉम कंपनी है देश में, इन स्पाइट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग नाउ, कि जो टैरिफ हाइक हो रहा है क्रॉस द बोर्ड हो रहा है, तीनों कंपनियां कर रही हैं, आई थिंक तीसरी कंपनी जल्दी ऐलान कर देगी, उसके बावजूद भी हाउ डज इट टेक केयर ऑफ कि जो छोटी कंपनी है वो जो अपना मार्केट शेयर लूज करती जा रही थी, कि वो एक स्टेबलाइज हो जाए या आने वाले वक्त में मार्केट शेयर बढ़े, क्योंकि उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में या डेवलपमेंट में अभी तक जो पैसे जा रहे थे वो बहुत ज़्यादा नहीं जा रहे थे। तो दैट इज़ टू बी सीन कि क्या वो छोटी कंपनी अभी भी अच्छी तरह मार्केट में कॉम्पिटिटिव रहती है या नहीं रहती है। आई थिंक गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है। उसके अलावा जो एक मार्केट में एक और बज़ है कि आने वाले वक्त में जो एक मेजर एक आउटफ्लो जो गवर्नमेंट ड्यूज़ की तरफ हैगा, चाहे वो स्पेक्ट्रम ड्यूज़ हो, जो पेंडिंग ड्यूज़ है जिसमें एक लॉन्गर टर्म कमिटमेंट है, शायद कुछ ऐसा बच है कि उसमें भी कहीं एक मीडियम टू लॉन्गर टर्म राहत गवर्नमेंट की तरफ से, एक हेल्पिंग हैंड गवर्नमेंट की तरफ से देखने को मिले, एंड दैट कुड अगेन गिव दैट एडिशनल पुश टू दिस सेक्टर। सो जो देखने वाली बात ये, आई थिंक इंटेंशंस काफ़ी पॉजिटिव है, इंटेंशंस काफ़ी नोबल है, और तीनों कंपनियां उस पर एडहियर कर रही हैं और सेक्टर के लिए बहुत अच्छा हैगा। तो ऑल इन ऑल आई थिंक वी आर प्रीटी बुलिश ऑन द सेक्टर, और मेरे को लगता है कि ये सेक्टर एंसिलरी टू दिस सेक्टर, आई थिंक सपोर्ट कंपनीज टू दिस सेक्टर अगले 12 से 18 महीने में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करनी चाहिए। सो आई थिंक ऑन एनी डिसेंट काइंड ऑफ डिप्स बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ रीजन, आई थिंक इस सेक्टर में बने रहना चाहिए, बाय करनी चाहिए, और एज अ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी मेरे को लगता है कि अच्छा रिटर्न मिल सकता है। ओके, टेलीकॉम सेक्टर के दिन आना शुरू हो गए, अच्छे वाले दिन। बिल्कुल सही बात कही सुदीप सर ने कि अच्छे दिन आ नहीं गए, आना शुरू हो गए, और बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर, एक डिस्क्लोजर पहले दे दूँ कि रिलायंस जो कंपनी है और जो आप चैनल देख रहे हैं, दोनों का स्वामित्व एक है। तो अदरवाइज भी किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले आप बहुत जांच पड़ताल ज़रूर कर लें। ये स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, क्योंकि यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि आपको क्या खरीदना, क्या बेचना है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे सर, और वापस आएंगे तो एक सेक्टर है सीमेंट, जिसमें बहुत हलचल हुई है पिछले हफ्ते, और थोड़ा और पीछे जाएं साल 1.5 साल में, तो उस समय भी बहुत बड़ी हलचल हुई है। इस सेक्टर को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है और बहुत ज़बरदस्त इसमें बदलाव आ रहे हैं। तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए इसमें, और इस सेक्टर के जो बदलाव हैं उनको कैसे समझना चाहिए, इन सब पर बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है एक बार फिर से आवाज़ अड्डा स्पेशल में। और मार्केट को समझने की कोशिश करें तो हमने अब तक मार्केट में जो रैली है बड़ी वाली, इसको कैसे डिकोड करें, और साथ ही टेलीकॉम सेक्टर में जो टैरिफ हाइक हुई है इसको कैसे समझें, इस पर हमने बातचीत की। अब बात करेंगे सीमेंट सेक्टर की। सीमेंट में क्या हुआ, लास्ट वीक अल्ट्राटेक ने इंडिया सीमेंट में हिस्सेदारी खरीदी, और उसके बाद फिर ये बताया गया कि एक अभी सिर्फ एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, आगे कोई फर्दर नहीं होगा। लेकिन ये घटना बहुत बड़ी इसलिए है क्योंकि ऑलरेडी 150 मिलियन टन के कैपेसिटी पे है, और जो दूसरा बड़ा जायंट प्लेयर है अदानी ग्रुप, जिसके पास एसीसी, अंबुजा, सांगी, पेन्ना बहुत सारे खरीदे, वो भी करीब 90 मिलियन टन के आसपास पहुंच चुके हैं। ये जो पूरा सीमेंट सेक्टर में एक बदलाव हम लोग देख रहे हैं, और पीछे जाइए तो जब अदानी ग्रुप की एंट्री हुई थी, एक साथ उन्होंने एक कंपनियाँ एक्वायर की, फिर जेपी के जो प्लांट थे उसको डालमिया भारत ने लिया, फिर अब हालांकि वो एनसीएल टीम फंस गया। साउथ में लोग बहुत फोकस करें, वहाँ की छोटी छोटी कंपनियों पे नज़र है। तो क्या सीमेंट सेक्टर में एक बड़ा कंसोलिडेशन का दौर शुरू हो गया है? छोटे प्लेयर्स के लिए या तो बिक जाएं या सरवाइव कैसे करें, ये क्वेश्चन है। और मुझे ये याद इसलिए आ रहा है कि अगर आप थोड़ा सा एक दशक पीछे जाएं तो स्टील सेक्टर में भी ऐसा ही हुआ था। वो हालांकि बैंकिंग क्राइसिस की वजह से हुआ था, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था। और फिर आप देखिए इस समय 2 ही 4 बड़े प्लेयर आपको स्टील में दिखेंगे। तो ये एक बड़ा कंसोलिडेशन स्टील सेक्टर में हुआ, फिर उसके बाद टेलीकॉम सेक्टर में हुआ। आज देखिए 3 बचे, अब वो फिर से तीसरा वाला प्लेयर जो जनरल वार्ड में आया है वो बहुत मुश्किल में आ पाया है। तो ये जो एक कंसोलिडेशन का दौर, क्या ये सीमेंट सेक्टर में भी आ रहा है, और इसमें जो 2 बड़े दिग्गज, 2 बड़े घराने इसमें लगे हैं, इसको कैसे समझा जाए? सुदीप सर आप बताइए पहले, सीमेंट सेक्टर में क्या हो रहा है?
नीरज जी, आप कुछ हद तक ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल, सीमेंट सेक्टर में डेफिनेटली कंसोलिडेशन का दौर आया है, और इसमें दो तीन पॉइंट मैं यहाँ पे रेज करना चाहूंगा। पहली बात तो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड जो हो रहा है देश में, वो एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल का पेस पकड़ रहा है, जो कि पहले बहुत सालों में ऐसा देखने को नहीं मिला था। ये मैं कहूँगा 2000 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के जो सरकार, जो गोल्डन क्वाड्रिलैटरल जब चालू हुआ, वहीं से उसके बाद वाला सरकार ने उसको कंटिन्यू किया, और अब बहुत अच्छा पेस पकड़ लिया है। और ये कंस्ट्रक्शन में रोड कंस्ट्रक्शन बोलिए, एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, हर चीज में सीमेंट का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा इस सरकार का जो 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 ऑब्जेक्टिव है, हाउसिंग फॉर ऑल, उसके लिए सीमेंट चाहिए होता है। तो सीमेंट हैज बिकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट। अब कुछ भी कुछ रोड बने या पोर्ट बने या घर बने, सीमेंट तो चाहिए ही चाहिए। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है सीमेंट में, ये सीमेंट ऐसा कमोडिटी नहीं है कि आप एक जगह में मैन्युफैक्चर करके सारा कंट्री में सप्लाई करो। सीमेंट बहुत लोकलाइज्ड बिजनेस है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्टेशन इसमें ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, क्योंकि फिर अनवायबल हो जाए। तो सीमेंट हमेशा लोकलाइज्ड होता है, तो लोकल एरिया में आपको प्लांट डाल के वो सर्विस करना पड़ता है। तीसरी बात, जो बड़े प्लेयर्स हैं उनके लिए एक्सपेंशन का अपॉर्चुनिटी, क्योंकि उनको भी उनके सामने ये साफ है कि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी सीमेंट में है। सीमेंट का डिमांड जबरदस्त है, और जबरदस्त होगा कंटिन्यूअसली फॉर द नेक्स्ट 10, 15, 20 साल, जब तक इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड और हाउसिंग कंस्ट्रक्शन चलेगा। तो इस माहौल में द ओनली वे फॉर देम इज, एक तो या तो हर देश के कोने में जाके प्लांट लगाए, या तो उस कोने में जो छोटा प्लेयर है उसको एक्वायर करें। अब नया प्लांट लगाने का जो खर्चा, जो टाइम, जो सारे अप्रूवल्स, ये इसके कंपैरिजन में कोई एग्जिस्टिंग प्लेयर को एक्वायर करना आसान है, एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी है, प्लस ऑलरेडी दे आर इन द मार्केट विद सम ब्रांड और समथिंग। सो ये सिनेरियो जो प्ले आउट आज के दिन में हो रहा है, ये वेरी क्लियर, बहुत क्लियर है कि ये चलता रहेगा। साउथ में और भी एक्विजिशन होंगे, बाकी भी छोटे छोटे, जिस चारों तरफ नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में जो है, वो एक्विजिशन का पक्का टारगेट है। तो इस इंडस्ट्री में अगर आप खुद एक्वायर करके बड़े बनो, या किसी बड़े कंपनी से एक्वायर हो जाओ, ये साफ राइटिंग इज ऑन द वॉल। तो ये जरूर होगा और ये चलता रहेगा। जो बिरला ग्रुप है, कुमार मंगलम बिरला, उन्होंने 200 मिलियन टन का जो उनका टारगेट है वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अदानी का जो एक्सप्रेस टारगेट है 140-50 मिलियन टन पहुंचने का, तो ये 90 पे है, 90 से 140 जाने का कोशिश कर रहे हैं, और ये 150 से 200 जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक्विजिशन का सिलसिला जारी रहेगा। एक्विजिशन सिलसिला। प्रकाश जी, ये बताइए, क्या कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हैं या बहुत बड़ा एक्सपेंशन इसलिए कर रहे हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव होने के लिए ज़रूरी है कि आप बहुत ज़्यादा कैपेसिटी बनाएं, या फिर ये इस बात के लिए भी है कि एक कॉरपोरेट वॉर भी इसमें हल्की सी वो लगती है कि नहीं, इस सेक्टर में मेरा कब्जा होना चाहिए, मेरा वर्चस्व होना चाहिए? मैं नहीं समझता कब्जे से कोई बहुत आपको बहुत बड़े एडवांटेज मिलते हैं। मतलब आप देखिए, ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें प्राइसिंग आपके हाथ में इतनी कंट्रोल्ड प्राइसिंग है कि आपके हाथ में नहीं है कि आप अगर मार्केट शेयर बड़ा हो गया, आपका 23% हो गया मार्केट शेयर, तो आप कोई भी भाव पे बेचना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई आपके ऑल्टरनेटिव सप्लायर खड़ा हो जाएगा और वो देगा। जो जो सुनील जी ने कहा कि बहुत क्लियरली ज्योग्राफी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, कि आपकी प्रेजेंस वैसे पॉकेट्स में रहे जहां पे सीमेंट की खपत बढ़ने की उम्मीद ज्यादा है। आप अगर देखें तो वेस्ट में इतनी ज्यादा डिमांड नहीं आ रही है जितनी आपको साउथ से और नॉर्थ ईस्ट से आ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ईस्टर्न बेल्ट है वहां पे सबसे ज्यादा नए प्रोजेक्ट्स की लागत है, डेवलपमेंट ज्यादा हो रहा है, साउथ में हो रहा है। तो जो जो सीमेंट कंपनीज वो प्रेजेंस आपको दे सकती है, वो लेने में आपके लिए अकलमंदी ज्यादा है। वर्चस्व आपसे आपका जब बढ़ता है तो उससे एक एडवांटेज ये रहता है कि आपकी थोड़ी कॉस्ट एफिशिएंसीज इंप्रूव होंगी। जैसे अंबुजा एसीसी जब अडानी ग्रुप ने लिया, उसके बाद अगर आप अंबुजा के मैट्रिक्स देखें तो उन्होंने अपनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को बहुत रैशनलाइज किया है। और अगला जो दौर इसमें ग्रोथ का आएगा, इंटरेस्टिंगली मुझे लगता है वो डिसरप्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से आएगा, कि दरिया के जरिए अगर आप सीमेंट पहुंचा सकते हैं, कि वेस्ट में से सीमेंट
बन रही है और साउथ में आप दे रहे हैं, या साउथ से बन रही है और आप कहीं और भेज रहे हैं, तो आज सीमेंट एक्सपोर्ट भी इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि इसको आप ट्रांसपोर्ट ज्यादा नहीं कर पाते। लेकिन जो सीमेंट कॉस्ट है उसको धीरे धीरे घटाने की, ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ाने की जो गुंजाइश है, वो थोड़ी बहुत आपको मार्केट साइज से आती है, आपके वॉल्यूम से आती है। लेकिन डिमांड इतनी ज्यादा है कि इवन 2 मिलियन टन वाला भी जो प्लेयर है वो भी आज बेच पा रहा है, उसको कोई आज बेचने में नहीं है। हाँ, लेकिन एक बड़े ब्रांड होने की वजह से थोड़ा सा एडवांटेज आपको ये हो जाता है कि आपकी स्टॉकिंग जो है वो थोड़ी सी एफिशिएंट होती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एफिशिएंट हो जाता है। बट इसके पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर है, मुझे ये लगता है कि सीमेंट एज अ सेक्टर, देखिए आप पिछले कुछ सालों में अल्ट्राटेक ने क्या किया था। अल्ट्राटेक ने, बिरला ग्रुप ने एक्चुअली एल&टी का सीमेंट यूनिट लिया था, समृद्धि सीमेंट करके हुआ करता था, आपको ख्याल हो तो। और ये मैं बता रहा हूँ 2005-2006 के आसपास की बात। तो इन्होंने जो 19-20 साल पहले ये जो लिया था उसको इतना बड़ा ग्रो किया है। तो आपके पास अगर टाइमिंग सही है और आपके पास कैपिटल है, तो आप इसमें जीडीपी से ज्यादा ग्रोथ रेट वाले सेक्टर में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे बढ़िया जरिया हो जाता है। जीडीपी अगर आपकी 7% पे ग्रो हो रही है और अगले 3 साल में एवरेज 8-8.5% की ग्रोथ की उम्मीद आप रख रहे हैं, तो आप डेफिनेटली पॉजिटिवली ग्रो होंगे। और हाउसिंग एज अ सेक्टर जो हमारे अभी भी इतना अंडर पेनिट्रेटेड है, 42% जो सीमेंट की खपत है वो हाउसिंग से आती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का एक और तड़का है। तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी दिस। अडानी ग्रुप के लिए फायदा ये है कि वो जो प्रोजेक्ट्स करते हैं उसमें कैप्टिव यूसेज भी उनके लिए बहुत हाई हो जाएगा। जहां जहां वो पोर्ट्स बना रहे हैं, जहां जहां वो रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जहां जहां वो बाकी चीजें कर रहे हैं, उसमें भी उनके लिए कॉस्ट एडवांटेज हो जाता है इन दैट ओवरऑल पोर्ट, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी। सो कुछ साइनर्जीज है कुछ लोगों के पास, तो उसका एडवांटेज तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। बट आई डोंट सी एनी रीजन। कंसोलिडेशन इसलिए हो रहा है कि या तो आप बिकिए या आप टिकिए। तो या तो आपको बिकना है, बिक जाना है, क्योंकि आप उसको स्केल अप नहीं कर सकते, और कई जगह पे सक्सेशन इश्यूज है। नेक्स्ट जनरेशन को इस कारोबार में ज्यादा रुचि नहीं है या कैपिटल लगाने की इच्छा नहीं है, तो वहां पे आपको ये इस टाइप की एक्विजिशंस जो है ये होते हुए दिखेंगे। बट ये नहीं है कि कोई कंपनी खराब चल रही है। इसलिए अब इंडिया सीमेंट का ही आप एग्जाम्पल देखिए, $91 पर टन के उसपे बेसिस पे लिया है, तो कोई ऐसा तो है नहीं कि डिस्ट्रेस सेल था। हाँ। लेकिन आगे चल के हो सकता है उस परिवार ने ये किया हो कि भाई इसमें हम लोग ज्यादा काम नहीं करना चाहेंगे, और जिसने बेचा वो तो एनीवेज वो प्रमोटर फैमिली नहीं है, वो तो एक और शेयर होल्डर है जिनके पास इतना बड़ी हिस्सेदारी पड़ी हुई थी। सो आई थिंक कंसोलिडेशन का दौर है, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। हर एक ट्रांजैक्शन थोड़ा सा यूनिकली कंपोज रहेगा, ये है मेरी उम्मीद, और उस वजह से इस सेक्टर को ध्यान जरूर देना चाहिए। मेरे मन में प्रकाश जी सवाल ही इसलिए आया था कि इंडिया सीमेंट जिस $91 पे खरीदी गई वो फेयरली प्राइस होगा, ऐसा नहीं कोई बहुत सस्ता मिल गया हो। ठीक है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी लगभग इतनी है, तो नए लगाने से अच्छा वही ले ली। इसमें एक चीज़ और मैं कह रहा हूँ, इसमें तीन प्लेयर हैं सीमेंट में, 3 लोग हैं। एक कंपनी है, एक सीएनएफ और एक रिटेल डीलर है। इन 3 के जरिए धंधा चल रहा है। हमको ऐसे ही बहुत सारे चैनल चेक से पता लगा कि सीएनएफ को ये लोग थोड़ा सा रिजेक्ट कर रहे हैं, हिला रहे हैं, जिससे कि सीएनएफ को बहुत ज़्यादा मार्जिन ना मिले, कम मार्जिन पे बल्क में माल उसको पुश कराते हैं रिटेल के मार्जिन सेम रखेंगे हम। इससे क्या आपको ऐसा लगता है कि छोटी कंपनियां जो हैं, जो छोटी छोटी सीमेंट कंपनी रीजनल हैं, उनके सामने एक मुश्किल खड़ी हो जाएगी कि बॉस बिक जाओ, क्योंकि आप उस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे इन जायंट के सामने, क्योंकि दोनों जायंट ने अपने सीएनएफ को टाइट कर दिया है कि आपको माल बेचना है। प्रकाश जी, डिसरप्शन डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन, मैं कह रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन के एंगल से डिसरप्शन आएगा, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, लेकिन ये स्टेज अभी नहीं आई, क्योंकि इससे पहले एक दौर रीजनलाइजेशन का आएगा कि आपके पास छोटे प्लेयर्स हैं जो मिड साइज प्लेयर्स हैं। अब इंडिया सीमेंट अगेन लीजिए एग्जांपल के तौर पे, 15 मिलियन टन है, तो बहुत बड़ा भी नहीं है बहुत छोटा भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स हिंदुस्तान में है जो 10 टन के नीचे हैं। अब वो तो एक अपना रीजनल पॉकेट को संभाल के बैठे हुए हैं, और वो उसी इर्द गिर्द वो जो माल बिक रहा है उनका बिक रहा है, तो वहां पे वो सीएनएफ एजेंट को इग्नोर कर भी नहीं सकते, क्योंकि उनके पास कोई इस टाइप की क्षमता नहीं है। तो मेरे हिसाब से वो रीजनलाइजेशन थोड़ा सा और इंटेंसिफाई होके उसके बाद ये चीज आएगी जो आप बता रहे हो, तो थोड़ा सा और एक्सिलरेटेड हो जाएगा। लेकिन ये दौर धीरे धीरे पिकअप होगा, और फिर आपको एक स्ट्रेस इसके अंदर डेवलप होने लगेगा छोटी कंपनीज के लिए। अभी लेकिन ये स्टेज मेरे ख्याल से नहीं आई है, कुछ समय तक तो अच्छी कंपनीज हैं जो बढ़ती रहेंगी।
और ऑर्गेनिक ग्रोथ इसमें ना बड़ी मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि Correct. आपके पास रॉ मटेरियल सप्लाई की जो इश्यूज है वो हाँ. नहीं आ रहे। तो किसी ना किसी के पास क्षमता है, रॉ मटेरियल है, लेकिन आउटपुट नहीं है या डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो ये जो मिसमैचेस हैं, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा कंसोलिडेशन मिलेगा। हम्म. तो इट विल पॉसिबली नॉट बी सो नेगेटिव फॉर द सेक्टर। करेक्ट। पंकज जी, आपको कैसा लगता है सेक्टर्स में? एक लाइन खाली और बता दूं आप लोगों को कंपनियां अपने प्रोडक्शन हाउस में कह रही हैं कि आप जितनी सीमेंट बना सकते हो बनाओ, बेचने की चिंता आप मेरे ऊपर छोड़ दो, हम बेच लेंगे, आप बनाओ बनाओ बनाओ, आप 100% से ज़्यादा कैपेसिटी पे चलाओ। ये हो रहा है एक्चुअली सीमेंट में, इसलिए मेरे मन में वो सवाल आया था कि बड़ा डिसरप्शन इसमें आगे छोटी कंपनी के लिए आने वाला है। पंकज जी, आपको कैसा लगता है सीमेंट और ये जो कुछ हो रहा है, आप कैसे देख रहे हो इसको? नीरज जी, काफ़ी अच्छा इनकरेजिंग सेक्टर रहेगा सीमेंट, और इसमें दो तीन चीज़ें हमारे को आई थिंक क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रही हैं। एक तो जिस एग्रेशन से अडानी ग्रुप सीमेंट सेक्टर में बढ़ रहा है या पिछले 5-7 साल में बढ़ा है, आई थिंक दे शोन देयर इंटेंशंस वेरी क्लियर कि हम इसमें और कंसोलिडेशन करेंगे एंड वी आर रेडी टू ईट एवरी स्मॉलर प्लेयर विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। उसके अलावा जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है, जिस तरह से गवर्नमेंट ने भी इंटेंशन दिखाई है, हमारे रोड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर भी सेम हैंगे, उनकी भी काफ़ी एग्रेशन है, रियल एस्टेट में जिस तरह की खपत है, रोड ट्रांसपोर्ट में, इंफ्रा में, तो आई थिंक डिमांड की कोई इशू नहीं है। पिछले 1-1.5 साल में अगर हम देखें तो प्राइसिंग वाइज अगर देखें तो बहुत ज़्यादा प्राइसिंग सीमेंट की नहीं बढ़ी है। उसके शायद कई कारण होंगे। और एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जैसा कि अभी हमारे मित्रगण भी कह रहे थे कि लॉजिस्टिक्स बहुत बड़ा इशू है, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट बहुत बड़ा इशू है। लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट पॉलिसी, आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि सीमेंट किसी भी बड़ी मात्रा में कभी भी इंपोर्ट नहीं हो पाती है। तो इन सब चीज़ों का समीकरण ये है कि सीमेंट एज अ सेक्टर आई थिंक एक काफ़ी एनकरेजिंग सेक्टर है, बड़े इंटरेस्टिंग दौर से गुजर रहा है। बट इसके अंदर हम जो देख रहे हैं कि एक, और ये भी एक आई थिंक ओपन सीक्रेट है कि इसमें एक बिहाइंड द कर्टेन कार्टलाइजेशन रहती है, सबकी एक प्राइसिंग कार्टलाइजेशन रहती है। गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कदम उठाती है, मेजर्स लेती है, बट आई थिंक दे हैव नॉट बीन एबल टू ब्रेक काइंड ऑफ थिंग। और एक ऑन अ लाइटर साइड ये रहता है कि इट्स बीइंग रन लाइक अ कोऑपरेटिव, आई थिंक सब एक समूहकरण सा बनाए हुए हैं। बट मेरे को लगता है कि जिस तरह की डिमांड सिनेरियो, और हमें नहीं भूलना चाहिए कि बहुत ज़्यादा ग्रीन फील्ड या बहुत ज़्यादा नए प्लांट्स कोई पाइपलाइन में इसमें नहीं आएंगे, तो अगले 5-7 साल में कोई बहुत ज़्यादा नई एक्सपेंशन या नए प्लांट्स इसमें नहीं आने वाले हैं। तो जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं आई थिंक उनमें ही एक ज़्यादा चर्निंग चलती रहेगी। और जो दो बड़े ग्रुप हैं हमारे, आदित्य बिरला ग्रुप और अडानी ग्रुप जो इसमें क्रिएट हो गए हैं, आई थिंक दे विल कीप ऑन सॉर्ट ऑफ एक्सपेंडिंग देयर बेस, और उसके अंदर डेफिनेटली अडानी ग्रुप में ज़्यादा एग्रेशन हैगा। सो इस सेक्टर का समीकरण काफ़ी अच्छा बन रहा है। मेरे को नहीं लगता कि एक आउट परफॉर्मिंग सेक्टर होगा। अगर हम एक निवेशक की तरह बात करें, जो शेयर इन्वेस्टर की तरह बात करें, जो हमसे विचार विमर्श करते हैं, हमारा ये मानना है कि नहीं है कि इट बी आउट परफॉर्मिंग सेक्टर विज़ सम अदर आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स, बट काफ़ी अच्छा स्टडी कैपिटल प्रोटेक्शन काइंड ऑफ अ सेक्टर रहेगा। और इसमें हम ऑन अ मीडियम टू लॉन्गर टर्म प्लेटफॉर्म काफ़ी पॉजिटिव हैं। ओके। सुदीप सर, अभी एक क्वेश्चन मेरे मन में, ये सब घटनाएं जब मैंने देख रहा था तो मैंने थोड़ा सा सोचा इसको कि ये चल क्या रहा है इस समय। तो आप देखिए, जो पुराने बड़े बिजनेस घराने हैं वो बहुत एग्रेसिव हो गए हैं। इवन आप रिलायंस को देखिए, रिटेल में बहुत एग्रेसिव है। जो बिग बाज़ार वाला स्मार्ट बाज़ार का फॉर्मेट हुआ, बहुत मैसिव वहाँ पे उन्होंने बनाया, उसको अलग अलग सेगमेंट में बना रहे हैं। लेकिन मैं बात बिरला ग्रुप की करना चाहता हूँ। बिरला ग्रुप के हर बिजनेस में एक एग्रेशन देखने को मिल रहा है। पेंट में आके अचानक से उन्होंने जो पिछले 40 साल में निवेश किया गया था उसका 50% उन्होंने एक झटके में किया, एक डिसरप्शन ले आए। फिर उन्होंने अपने जो रिटेल का बिजनेस है कपड़ों वाला, उसमें बहुत सारे एक्विजिशन कर डाले और वहाँ पे भी किया। फिर वो सीमेंट में लगातार हम लोग देख रहे हैं अल्ट्राटेक के थ्रू क्या कर रहे हैं। तो ये जो, और रियल एस्टेट में भी वो सेंचुरी के थ्रू जो जिस तरीके से वो नॉट ओनली इन बॉम्बे, बहुत अलग अलग शहरों में भी वो कर रहे हैं। तो ये अचानक से जो पुराने बड़े बिजनेस घराने, खासतौर पे बिरला की, बहुत एग्रेसिव हो गए। क्या आप ये अनयूजुअल देखते हैं या अचानक से एकदम से जोश आ गया? सही सवाल आपका है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। देखिए, सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसा है कि उनको होना पड़ा। अगर आप आदित्य बिरला फैशन, आदित्य बिरला रिटेल ओवरऑल बात करें तो उनका चल रहा था, पर उसमें कोई दम नहीं था। आप ट्रेंड देखे और एबी फैशन देखे, ट्रेंड कहाँ पहुंच गया है, एबी फैशन कहाँ पड़ा है। और एबी फैशन के पास सारे दिग्गज ब्रांड मौजूद है। तो उन्होंने उसको, उस पर अभी ध्यान दिया और उसको
रिस्ट्रक्चर किया, डिमर्जर किया और उम्मीद ये है कि वो भी कुछ करके दिखाएगा। तो उनके पास देखिए एसेट था और एसेट अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा था और पास में कोई अच्छा काम कर रहा था। तो एज़ ए प्रोग्रेसिव ग्रुप, एज़ ए कॉर्पोरेट ग्रुप आई थिंक उनको ये करना ज़रूरी हो गया। सीमेंट की अगर बात करें, एक तो सीमेंट में उन्होंने पहले लार्सन टुब्रो जैसे प्रकाश जी कह रहे थे उसका सीमेंट एक्विजिशन किया था और सीमेंट में अच्छा पकड़ था। उसके बाद केशोराम का उनको मिल गया, कुछ हद तक फैमिली सेटलमेंट कह सकते हैं, और केशोराम का सीमेंट मिल गया। और जैसे ही अदानी ग्रुप इस क्षेत्र में आए तो एक कंपटीशन जैसा हो गया। मैं नहीं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो फाइट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, पर एक नया प्लेयर आके जब एक्विजिशन करके बड़ा होने का कोशिश करता है तो जो एग्जिस्टिंग लीडर है उसको भी कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो सीमेंट में तो मैं कहूंगा कि दे हैड टू रिएक्ट, दे हैड टू डू समथिंग, अदरवाइज उनको क्रॉस करके अदानी ग्रुप वुड हैव गॉन अहेड। तो कुछ तो उनको करना ही था अपना लीडरशिप प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उन्होंने किया और उनके पास वो क्षमता भी है करने का। और आपने पेंट्स की बात की, तो पेंट्स आई थिंक ग्रासिम में कुछ बिजनेस नहीं था जो कि मतलब लॉन्ग टर्म के लिए उस कंपनी को आगे ले जा पाए। तो अच्छा पकड़ा क्योंकि उनके बाकी सारे बिजनेसेस, इवन सीमेंट, इसके साथ एक बहुत बड़ा सिनर्जी है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में सिनर्जी है, तो अच्छा क्षेत्र ढूंढा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, बिड़ला के तरफ से इतना एग्रेशन, इतना फोर्सफुली एंट्री पहले कभी देखने को नहीं मिला था। तो आप जो कह रहे हैं मैं मानता हूँ, कुछ हद तक सर्कमस्टेंसेस और कुछ हद तक एक नया एग्रेशन देखने को मिला। प्रकाश सर, इस पर आपका भी तवज्जो चाहूँगा। मैं एक लाइन खाली आपके लिए पढ़ता हूँ। ये मॉर्गन स्टैनली की आज रिपोर्ट आई थी एवेन्यू सुपरमार्ट पे। फॉर द फर्स्ट टाइम जियो मार्ट लीड्स डी मार्ट रेडी ऑन प्रोडक्ट डिस्काउंटिंग। आप समझ रहे हैं कितनी एक लाइन है, बहुत बड़ी चीज़ है ये। तो जो मैंने कहा था ना, मतलब मैं इस किसी कंपनी स्पेसिफिक नहीं कर रहा, लेकिन जो ग्रुप के लेवल पे जो एग्रेशन आ रहा है ना, मेरे मन में वो सवाल इसलिए आया था सीमेंट को लेकर के कि बड़ा मार्केट कैप्चर करना है, बड़ी सप्लाई क्रिएट करनी है, जायंट बनना है, क्योंकि बहुत बड़ा देश और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बड़ी है। तो ये हर सेगमेंट में दिख रहा है। तो बिरला जी तो अब देखिए 40 साल से एकदम ठंडी बढ़िया इंडस्ट्री चल रही थी पेंट वाली, उन्होंने आगे एक कंकड़ नहीं मारा, एक पत्थर ही फेंक दिया पूरे समंदर में, हिल गया एकदम से वो 6 फैक्ट्री एक साथ। जी प्रकाश जी। नहीं, ये देखिए इसका कारण है जो ग्लोबलाइजेशन जो हो रहा है ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑफ बिजनेस, ऑफ टैलेंट। ये सबसे बड़ा कारण है। आज आपके पास क्षमता है कि आप अच्छे से अच्छे प्रोफेशनल हायर कर रहे हो। पहले ये होता था फैमिली बिजनेसेस फैमिली के मेंबर्स ही चला पाते थे। तो उनकी जो एक जैसे गोदरेज का समूह देख लीजिए, अब वो सारी चीजें जो है इट इज हेडेड बाय ईच ऑफ द फैमिली मेंबर्स। फैमिली जैसे इससे बड़ी, सबने अपना अपना एक एक कारोबार संभाला और ग्रो हुआ। लेकिन टाटा ने जो करके दिखाया, और इसके व्हाई आई एम रेफरिंग टू टाटा, इसकी टाटा एक ऐसा समूह है जिसमें प्रोफेशनल्स को आने के बाद, एन चंद्रशेखरन जी के आने के बाद जो चेंजेस आए हैं नीरज भाई, वो एक्चुअली केस स्टडी है ग्लोबल बिजनेस स्कूल्स में भी। उन्होंने शुरुआत बेशक टीसीएस से करी और रिपेयर की, लेकिन टाटा कंज्यूमर को ग्लोबल से, टाटा ग्लोबल बेवरेज से उसको टाटा कंज्यूमर बनाया। उन्होंने सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज में वो चेंजेस लाए। उन्होंने टाटा मोटर्स में ऐसे ऐसे बड़े ठोस वो लिए डिसीजंस लिए जो आप सोचते ही नहीं थे कि टाटा कर सकता है। तो कई बिजनेसेस में उन्होंने कंसोलिडेशन जब किया, टाटा स्टील को देख लीजिए, आज टाटा स्टील का हुलिया 10 साल पहले जो था उससे आप मान नहीं सकते, इतने चेंजेस आए हुए हैं कि नहीं। सो ये जो ग्लोबलाइजेशन ऑफ टैलेंट है, ऑफ स्किल सेट्स है, ऑफ अपॉर्चुनिटी है, ये सबसे बड़ा एक जो कहते हैं ना विंड्स ऑफ चेंज है कि भाई हवा जो बदली है तो कहाँ से बदली है, इसकी ये फिजा जो बदली है। तो बिरला में भी यही हुआ है। आप देखिए सारे अब जो यूनिट्स हैं उनके प्रॉफिट सेंटर्स को उनको बहुत बहुत ही बेहतरीन तरीके से तराशा जा रहा है। एबीएफआरएल जिसके पास इतने अच्छे ब्रांड, सुदीप ने बहुत सही कहा, उनके पास आप देखिए सब पावर ब्रांड्स हैं, इतने अच्छे सारे ब्रांड लेके बैठे थे, लेकिन वो पेंटालून को लेने के बाद वो एकदम लो एंड पे चले गए थे और उसको ही नहीं संभाल पा रहे थे। वहां से हट के उन्होंने अपने आप को फिर से एक अलग उसमें ट्रैजेक्टरी में ग्रो करने की शुरुआत की। रिलायंस में जो आपने ये जो इंसिडेंट बताया है, ये जो एक चेंज बताया है नील भाई, ये दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ ट्रेंड जिससे रिलायंस रिटेल विल बिकम अ ग्लोबल प्लेयर। रिलायंस रिटेल की एस्पिरेशंस मैं नहीं मानता कि इंडिया में नंबर 1 बनने की है,
वो तो ऑलरेडी है यस। वो डीमार्ट से compete नहीं कर रहे हैं, हम्म। वो ग्लोबल रिटेल चेन बनने की बात कर रहे हैं और पावर हाउस बनने की बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जी। एक डीमर्ज करके ग्लोबली कैपिटल रेज करने, जो ऑलरेडी कैपिटल तो बाहर से आया हुआ है लेकिन उसको और भी बड़े तरीके से अपनाया जाए अगर ग्लोबल मार्केट्स में, उसकी तैयारी हो रही है। तो उस लिहाज से तो जो जो चीजें आपको करनी करनी पड़ेंगी, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास कैपिटल है, ह्यूमन बिल्कुल। एंड फाइनेंशियल, और अब आप मार्केट को दिखा रहे हैं आप क्या कर सकते हैं। एक्चुअली ये लाइन मुझे इसलिए बड़ी दिलचस्प और लोडेड लगी कि देखिए डीमार्ट को लोग इसलिए जानते हैं कि वो बहुत अच्छे डिस्काउंट देते हैं और रियल एस्टेट उनका अपना होता है और प्लस वो क्रेडिट साइकिल बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, तो उनको डिस्काउंट बड़े अच्छे मिलते हैं सप्लायर से। लेकिन रिटेल का बिजनेस सप्लाई लाइन पे कितना माल आपने डाल रखा है उससे चलता है। अभी आप स्मार्ट बाजार का स्टोर देखिए आके, क्या ज़बरदस्त बनाया। तो ये जो लाइन लिखी गई है ना, ये उसको दिखाती है। वैसे ही टाटा में आप ट्रेंड की सफलता जूडियो है कि जूडियो ने ऐसा कमाल कर दिया कि ट्रेंड पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब ये जिसके पास बैकएंड में भी है, यानी अगर आप आदित्य बिरला फैशन में जाइए तो जिस तरह के कपड़े आजकल विस्कोस के बन रहे हैं कॉटन ब्लेंडेड, उसके तो वो डैडी हैं ग्रासिम वाले, तो वो बैकएंड इंटीग्रेशन से आपको बीट करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपटीशन वाली लड़ाई हमको आगे देखने को मिलेगी ओल्ड घरानों के बीच में जो अपने आप को नए अवतार में पेश कर रहे हैं। इससे जो बहुत नए प्लेयर भी आ रहे हैं ना, अभी आप देखिए ब्लिंकिट की बहुत तारीफ हो रही है या जेप्टो की, वैसे ही फॉर्मेट में ये दोनों आ रहे हैं, चाहे वो डिमार्ट हो चाहे रिलायंस। तो अभी बहुत इंटरेस्टिंग लड़ाई होने वाली है और हम लोग इसको आगे भी डिस्कस करेंगे। आज जितने भी शेयर्स के आज नाम लिए गए हैं उसमें प्लीज़ किसी शेयर को बाई सेल मत मानिएगा, ये केवल डिस्कशन के लिए, रेफरेंस के लिए हैं। जब स्टॉक स्पेसिफिक हम शो करते हैं तो फिर हम उसमें बाई सेल बताते हैं, जो कि शायद हम नेक्स्ट वीक करेंगे भी। एक हमारी इच्छा है कि एक शो करते हैं। आज के लिए सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।